दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट के बारे में। दरअसल ये जो अब अपना टॉपिक चल रहा है वो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इससे रिलेटेड जो एक लेक्चर है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। जिसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लिया था कि 1935 के अधिनियम के अनुसार इसका उद्गम होता है। फिर हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार से जो है जजों की क्वालिफिकेशन होती है, नियुक्ति कैसे होती है, संविधान में जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में क्या लिखा हुआ है और संविधान में क्या लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 124 क्या कहता है, परंपराएं जो है ना, वो ट्रेडिशंस वो क्या फॉलो करते आ रहे हैं। कॉलेजियन सिस्टम जो है वो क्या था, है ना, उसके बारे में हमने देख लिया था। फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको देख लिया था। 99th अमेंडमेंट जो है, इसको कैसे जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देता है सुप्रीम कोर्ट, वो हमने देख लिया था। ठीक है, ये सारी और हटाने की परंपरा, हटाने की प्रक्रिया, सॉरी, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूविंग प्रोसेस जो है, ये हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम आगे की और चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश जो है वो क्या होते हैं, कार्यकारी न्यायाधीश जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि क्षेत्राधिकार जो है वो क्या होता है। इन क्षेत्राधिकार वाले चीज़ें जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम जो है वो शुरू कर लेते हैं अपना। ठीक है, हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे और पीपीटी से हम अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर लेते हैं। चलिए ठीक है जी, हम आ गए अपनी पीपीटी पे। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये पिछले वाली चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आज अपना लेक्चर। सेवा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, ये कौन कौन होते हैं, क्या ये होते हैं, क्या इनसे रिलेटेड कंडीशंस वगैरह होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, है ना। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, नॉर्मल जो सीजेआई अपने होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो है, वो मान लो अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह फिर राष्ट्रपति किसी और न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। जैसे कार्यवाहक पीएम भी तो होते हैं, वैसा सेम जो है ये कार्यवाहक न्यायाधीश भी जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। किसको, और ये कब नियुक्त किया जाएगा, तो ये नियुक्त किया जाएगा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ठीक है, अगला, यह मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो जाए या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए। मान लीजिए कि बीमार हो गए, है ना, तो फिर कौन काम करेगा, तो फिर जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। अगर पद एकदम से रिक्त हो गया तो सीजीआई तो होना ही चाहिए, इसके बिना मास्टर ऑफ रोस्टर कौन रहेगा, तो वो तो सब होना ही चाहिए। इसके लिए फिर ये नियुक्त करेंगे, कौन नियुक्त करेंगे, तो याद रखना राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं, कोई और नहीं नियुक्त करता है, आपको याद रखना है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन कौन सी कंडीशन में नियुक्त कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है तदर्थ न्यायाधीश, है ना। जब सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का भी एक कोरम होता है कि हाँ इतने न्यायाधीश जो है वो उपस्थित है इस चीज़ के लिए, ऐसा होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कोई सत्र जारी रखने के लिए न्यूनतम जो जितने न्यायाधीश चाहिए उतने न्यायाधीश ही ना हो, तो क्या होगा, कार्य नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यानी हाई कोर्ट का कोई जज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन उसके पास है, उसको अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। न्यायाधीश नियुक्त कर देगा, कौन करेगा, सीजीआई, है ना। तो उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ऐसा वो कैसे कर सकता है मुख्य न्यायाधीश, एक तो वो क्या करेगा, संबंधित जो भी हाई कोर्ट है, मान लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे परमिशन लेगा। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है अपने हैं, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति भी लेगा। इसके बाद ही ऐसा कर सकता है तदर्थ न्यायाधीश। ये जो है किसकी पूर्वानुमति से, यहाँ से क्वेश्चन बने ऑलरेडी, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति और संबंधित उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही सीजीआई ऐसा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जो तदर्थ न्यायाधीश है, यानी आप कह सकते हैं कि अस्थायी न्यायाधीश है,
वो जब तक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय के उसे न्यायाधीश के सारे अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार सारे के सारे प्राप्त होंगे। वे तो कौन सी बात है, अगर सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहा है तो फिर सारे अधिकार, विशेषाधिकार सारे वही प्राप्त होने चाहिए। अगला, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि यूं भी जो है वो काम बहुत ज्यादा आ गया सुप्रीम कोर्ट में और तदर्थ न्यायाधीश के माध्यम से भी काम पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या करेंगे कि कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, ठीक है, या तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, इन लोगों को सीजीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं। भाई सेवानिवृत्त जो है, रिटायर्ड को बुलाएंगे तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो, तो इन रिटायर्ड लोगों को काम करने के लिए सीजीआई बुला सकते हैं कि भैया आप जो है कुछ थोड़े दिनों के लिए आ जाओ और सुप्रीम कोर्ट में काम कर लो, क्योंकि काम बहुत ज्यादा इस वक्त आ गया है, ठीक है। ऐसा अनुरोध न्यायाधीश कर सकते हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो देखो, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ अब वो रिटायर्ड आदमी किसी कोर्ट का तो अब जज है ही नहीं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश से सलाह का मामला बनता ही नहीं है, इसलिए किससे सलाह लेंगे? उस खुद से ही लेंगे, उस आदमी से ही सलाह लेंगे। मान लीजिए कि डीवाई चंद्रचूड़ है, मान लीजिए अभी तो उनकी, अच्छा इसमें एक चीज याद रखनी है, जो 65 ईयर्स का हो गया फिर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकतम एज कितनी है? 65 ईयर्स है ना, तो वो नहीं आ सकता। मान लीजिए ऐसा कोई जज है, मान लीजिए कोई हंसाद सरी है, मान लीजिए हंसा सर जो है वो जज है और हंसा सर जो है वो 63 ईयर्स के हैं और रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है माफ कीजिए, हाँ 63 ईयर्स जो है उसमें रिटायर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा आ गया और अभी है संजीव खन्ना जी। खन्ना जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हंसाद जी आप आओ एक बार और थोड़े दिन के लिए हमारा काम करा दो, 2-3 महीने के लिए आप आ जाओ, काम बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूँगा चलो जी कोई नहीं। तो ये क्या करेंगे, सीजीआई जो है वो क्या करेगा, एक तो राष्ट्रपति से परमिशन लेगा और एक मुझसे सलाह लेगा कि हंसा सर आप काम करना चाहेंगे, तो मैं चलो जी कोई नहीं, पैसे वैसे आप ठीक दे रहे हो, काम कर लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब जो भी न्यायाधीश वो राष्ट्रपति जो है ना, वो जो भी न्यायाधीश को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जितने भी अधिकार है, सारी शक्तियां हैं, सारे विशेषाधिकार भी इससे प्राप्त होंगे, बट ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये तो रिटायर हो चुका है, तो जज नहीं माना जाएगा, तो टेम्परेरी काम करने के लिए आया है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए यहाँ पर नियम बनाए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रक्रिया क्या होगी वो सर्वोच्च न्यायालय खुद डिसाइड करता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा वो कर लेता है, ठीक है। वर्तमान जो प्रक्रिया है उसके अनुसार 143 अनुच्छेद जो है, इस 143 अनुच्छेद के अनुसार जो भी राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों से संबंधित में जो भी राष्ट्रपति कोई मामला उठाता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा, है ना। 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ जो होती है ना, संविधान पीठ जो है वो होती है कम से कम 5 न्यायाधीशों की। 5 संविधान पीठ कम 5 न्यायाधीशों की कम की नहीं होगी। और राष्ट्रपति जी कहते हैं 143 में जो सलाहकारी कार्य क्षेत्र है ना राष्ट्रपति का, हाँ सॉरी इसका सुप्रीम कोर्ट का, तो राष्ट्रपति इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, है ना। और जो संविधान से संबंधित मामला है जिसमें संवैधानिक पीठ बनेगी वो तो कम से कम 5 जजेस इसमें होने चाहिए। और नॉर्मली जो है वो कितने भी जज हो सकते हैं, एक जज भी होता है, डिवीजन बेंच भी हो सकती है जिसमें 2 जो है वो जज हों, और कितने भी जज हो सकते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, खुली अदालत मार्ग के माध्यम से अपने सारे निर्णय सुनाता है, ठीक है। और बहुमत से सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जजेस जो है वो उनमें मतभेद हो जाता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि 4-1 से निर्णय लिया गया है ना, तो बहुमत तो 4 वाले के पास आ गया, परंतु क्या हो गया, ये एक जो ऐसा है मतलब वो भी अपना लिखित में निर्णय देता है, कारण वो बताता है, सारे वैसे तो कारण बताते हैं कि हम क्यों जो है वो ये निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ऊपर कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और बहुत सारी शक्तियां भी हमें दी हैं। इनमें से अगर हम इसके क्षेत्राधिकार को बांटे तो सबसे पहला आ जाता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल का मतलब ही यह हो गया कि ये क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का मूल है, यहां पर ही वो वाले मामले लाए जा सकते हैं और कहीं नहीं लाए जा सकेंगे, ऐसा होता है मूल न्यायाधिकार वाला
मामला, यानी संघ की कोई भी इकाइयां हो उनके बीच में अगर विवाद हो जाए तो संघ की इकाइयां क्या होती है, याद रखना राज्य होती है। माफ करना गाइस, ये थोड़ा सा सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे को पता है कि कहाँ जाके इसको ठीक किया जा सकता है तो आप मुझे बताना। मैं कल भी लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला था, 1 घंटे तक बैठा रहा मगर मुझसे ये ठीक हुआ नहीं, है ना। तो मैं अपडेट भी सारे कर लिए, मैंने ओबीएस स्टूडियो भी कर लिया है, इसका पेन टैब का जो ड्राइवर है वो भी मैंने इंस्टॉल करके उसे भी मैंने अपडेट कर लिया, मगर हो नहीं रहा है। पर अब मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था तो मैं कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा बेयर करना प्लीज़, ठीक है। तो विवाद जो भी होते हैं संघ की इकाइयों के बीच में, तो संघ में कौन सी इकाइयां आती है, राज्य आती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, यूनियन टेरिटरी संघ की इकाइयां नहीं है। यूनियन टेरिटरी तो वैसे ही पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका पार्ट है। तो जब भी बात आए संघ की इकाइयों की तो राज्य उसमें आते हैं। अच्छा, एक जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें यूटी इसके बीच में अगर कोई हो जाए गड़बड़ी, मतलब कोई विवाद आ जाए, तो क्या वो मूल न्यायाधिकार होगा, तो नहीं, ये मूल न्यायाधिकार नहीं है। समझाइए आपको बात, ठीक है। तो इसमें मूल न्यायाधिकार में क्या क्या शामिल है, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, यानी कि एक तरफ जो है वो सेंटर आ जाए वर्सेस यहाँ पर राज्य आ जाए, यानी कि यूपी आ जाए, यहाँ पर राजस्थान आ जाए, यहाँ पर बिहार आ जाए। मान लीजिए एक एक से भी राज्य हो गए, ये कंडीशन हो सकता है। एक आ जाए केंद्र और एक या अधिक राज्य एक तरफ, और दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्य और आ जाए, है ना। यानी कि ये सेंटर एक तरफ प्लस इसमें कोई राज्य आ जाए कि जी महाराष्ट्र जो है वो केंद्र की तरफ है, ठीक है, आसाम जो है वो केंद्र की तरफ है, और बाकी ये अलग है। तो एक ये कंडीशन हो सकती है। एक हो सकते हैं दो या अधिक राज्यों के बीच हो सकती है। एक तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र आ जाए, ऐसा हो सकता ना मामला। तो इन सब मामलों को कौन देखेगा, इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट ही देखने वाला है। और सर्वोच्च न्यायालय के ये वाले न्यायाधिकार है, ये अनन्य है और मौलिक भी है। अनन्य का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा कोर्ट ये मामले नहीं देख सकता, एक्सक्लूसिव, है ना। आता ना एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ फ्लिपकार्ट पर, तो इसका मतलब है आप फ्लिपकार्ट के अलावा कोई वो ऑफर नहीं दे सकता। तो ये एक्सक्लूसिव जो है जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि इसको हाई कोर्ट्स या और दूसरे कोर्ट्स नहीं देख सकते हैं। और मौलिक का मतलब तो क्या है, मौलिक होने का मतलब है कि अपील के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये होता है मौलिक होने का अर्थ है, ठीक है ना। यानी कि विवादों को प्रथम दृष्टया सुनने का अधिकार होता है, अपील के माध्यम से सुनने का अधिकार नहीं होता। ये होता है मौलिक। अगला, हालांकि इसके माध्यम से भी सुन सकता है बट फिर वो मूल न्यायाधिकार नहीं होगा। फिर आता है रिट क्षेत्राधिकार भी आता है ना। सर्वोच्च न्यायालय को जो भी पीड़ित नागरिक है उनके लिए रिट जारी करने का अधिकार है। अच्छा, रिट्स जो है वो हम आर्टिकल 32 जो पढ़े थे जब डिटेल से पढ़ चुके थे, तो दोनों बार दोहराएंगे नहीं, है ना। तो वहां भी पढ़ते हैं यहाँ भी पढ़ते हैं, पर क्या है कि हमने एक बार वहां डिस्कस करा लिया और वो रिकॉर्ड में है, तो आप जाके वहां पर इनको देख लेना। सुप्रीम कोर्ट वाले इस चैप्टर से ही जो है वो रिट्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है। तो जो 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ये सारी, वो आपको याद कर लेनी है ना। परमादेश प्रतिषेध जारी करता है और अधिकार प्रच्छा जारी करता है, ये सब जारी करता है ना। तो याद रखना, ये जो रिट क्षेत्राधिकार है ये मौलिक तो है पर अनन्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मौलिक मतलब सुप्रीम कोर्ट में इन रिट्स के लिए जो है वो नागरिक जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट में जायज, तो ये हो गया तो मौलिक, सीधे बिना अपील के जा सकते हैं। बट अनन्य नहीं, अनन्य होने का मतलब है एक्सक्लूसिव नहीं है अभी, यानी सिर्फ रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट्स भी जो है वो रिट से संबंधित मामले सुन लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि अब ये जो है वो इसका अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। माफ कीजिएगा, रिस्पॉन्ड बहुत कम कर रहा है तो थोड़ा सा है ना वो बेर करेंगे, ठीक है। तो ये मौलिक तो है परंतु अनन्य नहीं है, यानी कि और कोई कोर्ट भी देख सकता है, यानी कि हाई कोर्ट्स भी देख सकते हैं। अगला, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया कि कोई मामला है हाई कोर्ट से चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला भी सुनेगा ना। तो वो कैसे सुनेगा, अपील के माध्यम से सुनेगा, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। तो हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की सुनवाई करेगा वो आ गया किसमें, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, है ना। अभी अपील जो है वो हो सकती है संवैधानिक मामलों से संबंधित। भाई कोई मामला संविधान के व्याख्या से संबंधित है, तो संविधान की व्याख्या तो हाई कोर्ट्स भी कर सकते हैं ना, हाई कोर्ट्स भी संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। याद रखना, इन सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, मास्टर जो बता रहा है वो सही बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आ जाता है संविधान मामलों में कोई अपील करनी हो, यानी कि हाई कोर्ट ने संविधान की कोई
व्याख्या की है और अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट अब उसकी व्याख्या करेगा, तो ये तो अपीलीय मामला हो गया ना। तो ऐसा भी होता है। अगला, सिविल मामलों में अपील। सिविल मामले ऐसे जो क्रिमिनल केसेस जो है वो नहीं होते, जैसे कि विवाह से, तलाक से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सारे मामले किसमें आते हैं? सिविल मामलों में। तो इन मामलों में भी क्या हो सकता है? अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। एक होता है आपराधिक मामलों में अपील, यानी कि जैसे हो गया कि आप कह सकते हैं कि मर्डर आ गया, है ना, रेप आ गया, ऐसे जो मामले होते हैं इनमें भी अपील होती है। और अपील कहाँ होती है? अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। अपील जो है वो होनी है सुप्रीम कोर्ट में। किसके? हाई कोर्ट की जो है वो अपील कहाँ पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में होनी है हाई कोर्ट की अपील। ठीक है, तो आपराधिक मामलों में हो सकता है। ये सारी चीज़ें इतने सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं बना। बस अगर मेंस में भी लिखने का आया तो आप इन्हें लिख देना कि हाँ इन मामलों में अपील जो है की जा सकती है ना। अब यहाँ पर आती है विशेष अनुमति यात्रा, स्पेशल लीव पिटिशन, है ना। विशेष अनुमति द्वारा भी अपील होती है, यानी ऐसा मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चले जाए जिनमें जो है वो अगर विशेष मामलों की अपील की जा सके। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें तो ये एक तो सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधिकार शक्ति है, तो कभी भी स्पेशल लीव पिटिशन जो है इसकी विशेष अनुमति याचिका की याद रखना, एक तो ये विवेकानुसार शक्ति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसमें आपको परमिशन दे और चाहे तो आपकी पिटिशन सुने, चाहे तो सुने चाहे तो नहीं भी सुने। तो ये विवेकाधीन मामला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और ये जो है विशेष अनुमति यातना, ये जो याचिका है इसके बारे में ये जो संविधान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण से रिलेटेड हो सकता है, केवल सैन्य न्यायाधिकरण और मार्शल कोर्ट को छोड़ा जाए तो और किसी भी मामले से संबंधित ये स्पेशल लीव पिटिशन लाई जा सकती है ना। ये किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार होता है। कोई भी निर्णय हो, चाहे वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हाई कोर्ट का निर्णय हो, नहीं, वो किसी निचली अदालत का कोई निर्णय हो या ऐसा हो जाए कि ये किसी और न्यायाधिकरण से रिलेटेड मामला हो, इन सारे मामलों से रिलेटेड जो है वो केस कौन सुन सकता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन सकता है। विशेष अनुमति जो याचिका होती है इसमें, एक तो ये विवेकाधीन शक्ति है और इस अधिकार के रूप में नहीं कहा जा सकता, यानी आप अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके कि विशेष अनुमति याचिका के रूप में हम अपने अधिकार का दावा करते हैं। ऐसा अपील में आप अधिकार का दावा कर सकते हैं पर इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मामले में निर्णय प्रदान किया जा सकता है, चाहे वो अंतरिम मामला हो सकता है या वो अंतर्वर्ती मामला भी हो सकता है। इंटरिम रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है विशेष अनुमति याचिका में। ठीक है, ये किसी भी मामले से हो सकता है, संवैधानिक मामलों से, सिविल मामलों से, आपराधिक मामलों से, आयकर के मामलों से, श्रम के मामलों से, राजस्व अधिवक्ता, किसी भी मामले से संबंधित ये हो सकती है अनुमति याचिका। याद रखना, ये मार्शल कोर्ट से रिलेटेड नहीं हो सकती है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये सैन्य न्यायालय को छोड़कर सबके विरुद्ध जो है वो किया जा सकता है यहाँ पर, है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट्स के विरुद्ध में ही किया जाए, है ना। इसलिए ये विशेष अनुमति याचिका है, इसका दायरा बहुत बड़ा है और सर्वोच्च न्यायालय जो है को अपीलों की सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार इसमें मिला हुआ है। वो चाहे तो आपकी सुनवाई करे और चाहे तो नहीं भी करे। ये होगी विशेष अनुमति याचिका, ये आपको याद रखना है। अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार का मतलब ये होगा कि इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसके बिहाफ पे लेते हैं? सरकार के बिहाफ पे लेते हैं, है ना। तो दो श्रेणियों में राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दो मामले बनते हैं। एक मामला बनता है कोई भी लोक महत्व का मामला आ जाए, उसके ऊपर कोई प्रश्न आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के तहत जो है वो यहाँ पर सलाह मांग सकते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट महाराज आप बताओ इस पर आपको क्या सोचना है ना। इस मामले में जो लोक महत्व का मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी जी राष्ट्रपति जी हम तो आपको इसमें सलाह नहीं देंगे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। जो लोक महत्व का मामला हो, ठीक है, किसी विधि से रिलेटेड हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर सकता है। पर दूसरा मामला कौन सा आ जाता है? दूसरा मामला आ जाता है कोई भी संविधान पूर्व संधि या समझौते का मामला हो और उससे संबंधित कोई विवाद आ जाए। यानी संविधान कब लागू हुआ था अपना? 26 जनवरी 1950। इससे पहले का कोई मामला आ जाए कि जी 1947 में कोई मामला आया था और उस मामले में ऐसा समझौता हुआ था, कोई संधि हुई थी, किसी देश से हुई थी, किसी राजा रजवाड़े से किसी से हुई थी,
तो इस संधि से रिलेटेड कोई बात आ जाती है ना, तो इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यता है कि वो सलाह यहां पर देंगे ही देंगे, यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी। हालांकि राष्ट्रपति फिर उस सलाह को माने या ना माने अलग बात है। राष्ट्रपति किसी भी मामले में ठुकरा सकता है सलाह, ऊपर वाले मामले में भी सलाह जो राष्ट्रपति ठुकरा सकता है, यहां पर भी ठुकरा सकता है। बट इस दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी सलाह देना बाध्यकारी है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद के द्वारा देखो बढ़ाया जा सकता है मगर घटाया नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है ना। अगला, ठीक है, ये हो गया। दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल परामर्शात्मक है, यानी राष्ट्रपति को अच्छा लगे तो राष्ट्रपति उसको माने, और राष्ट्रपति को अगर वो अच्छा नहीं लगे तो राष्ट्रपति जी कह सकते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट महोदय, बस आपने सलाह दे दी, आपने अपना काम करा, हम जो है वो नहीं मानेंगे, तो बाध्यकारी नहीं है। अगला, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड की अदालत के रूप में भी काम करता है। रिकॉर्ड की अदालत का मतलब ही काम क्या हो गया, मतलब क्या हो गया इसका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है तो वो निर्णय जो है वो सारे के सारे चिरस्थायी स्मृति और गवाही के लिए रिकॉर्ड की जाती है। यानी मान लीजिए कि केशवानंद भारती केस है, तो इस केशवानंद भारती केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, तो अब क्या होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन माना जाता है ना। अब कोई मामला आ रहा है और सरकार जो है कुछ ऐसा चेंज करना चाह रही है, और विपक्षी पार्टी जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि जी केशवानंद भारती केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसे बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, और अब जो है ये सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है तो नहीं कर सकती, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ जी सही बात है, क्योंकि ये रिकॉर्ड की अदालत के रूप में ये काम करता है। तो एक बार जो निर्णय दे दिया उसे एक कानून के जैसे मान लिया जाता है। इन अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मूल्यवान माना जाता है कि देखो ये हमारे पास साक्ष्य है कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही थी, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इनमें सवाल नहीं उठाया जा सकता बाद में, ऐसा है ना। तो आप कोई भी कोर्ट ड्रामा वाली मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे चीजें जो है उनमें इनका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला है, देखो इनमें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में मान्यता दी जाती है। जो भी ये मामले होते हैं कानूनी संदर्भ के रूप में मान्यता दी जाती है, और केवल स्वयं ही की बल्कि पूरे देश में, इनमें नहीं केवल पूरे देश में जो भी हाई कोर्ट्स हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो न्यायाधिकरण है, सब के ऊपर इनको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। एक और इसमें जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में दो काम करता है, एक तो जो भी डिसीजन देगा वो सारे के सारे साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इसमें दूसरा काम जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये अवमानना के लिए दंड दे सकता है ना। क्या कर सकता है, अवमानना के लिए दंड दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। न सिर्फ खुद के हाई कोर्ट के मामले में भी ये दंड दे सकता है, और किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधीकरण के मामले भी के अवमानना के मामले में भी ये दंड दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट को तो अपनी अवमानना में दंड देने का अधिकार है, बाकी और को अवमानना में दंड देने का अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ये अधिकार है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अधिकार है, किस चीज का अधिकार है जी, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या हो गया, न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये हो गया कि सरकार कोई कानून बनाती है, माफ कीजिएगा, सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है, और वो कानून जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार, या हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार, या हम कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे के विरोध में जाता हो, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अनुसार उस विधि को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। जैसे कि हमने देखा 99th अमेंडमेंट है ना, 99वां संविधान संशोधन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि नहीं कर दिया था, कर दिया था। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 13 के तहत उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। अच्छा याद रखना, इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति में सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा वो कर सकता है। क्या मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ मामला 1967 में जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को केशवानंद भारती 1973 में बदल दिया, तो खुद के निर्णयों को भी सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, और सरकार जो कानून बनाती है उसकी भी न्यायिक समीक्षा करता है। ऐसा सेम अधिकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी है। हाई कोर्ट भी न्यायिक समीक्षा
कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला समीक्षा क्षेत्राधिकार। ये समीक्षा क्षेत्राधिकार में क्या हो गया, किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा कर सकता है, खुद के निर्णय की भी जो है वो समीक्षा ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आपको याद रखना, ये एग्जाम्पल गोलकनाथ और केशवानंद भारती वाला आपको याद रखना है। संवैधानिक व्याख्या का अधिकार जो है वो किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हाई कोर्ट्स के पास में भी संवैधानिक व्याख्या का अधिकार होता है, हाई कोर्ट्स भी संविधान की व्याख्या करते हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सकते हैं, तो एक तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ भी विवाद आ जाते हैं तो उसका फैसला यही करता है। इस संबंध में इसका क्षेत्राधिकार मूल है, अनन्य और अंतिम प्राधिकार है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले से संबंधित कोई विवाद का फैसला आता है तो वो मामला कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, वो हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। मूल है, अनन्य है और अंतिम है, और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा कोई भी संदर्भ लिया जाता है, यूपीएससी हो, जो एसपीएससी होती हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया है ना, जॉइंट पीसीएस जो हो गया, उनका अध्यक्ष हो गया, उनके और उनके सदस्य हो गए, उनके आचरण की जांच जो करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जांच कर लेता है और फिर राष्ट्रपति को ये सलाह दे देता है कि हाँ जी इनको हटाना है कि नहीं हटाना। अगला, उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित है, उन मामलों को ये सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, उनका निपटारा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आपसे के बस की बात नहीं है, आप काम करो, ये मामला हमें दे दो, ऐसा हो सकता है ना। अगला, एक लंबित उच्च न्यायालय में लंबित किसी मामले या अपील को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसा हुआ था ना बिल्किस बानो केस। ये केसेस जो है ना मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप अगर आप कहीं नोट करना चाह रहे हो तो इनको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आजकल केसेस से, तो पॉलिटी में बहुत क्वेश्चन है। बिल्किस बानो केस क्या था, बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो का 2000 में जो गोधरा कांड हुआ था वहां पर इनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है, ठीक है। तो बिल्किस बानो जो है वो गुजरात की थी और गुजरात हाई कोर्ट में फिर मामला जाता है, तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कहती है बिल्किस बानो कि हमें जी गुजरात हाई कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, गुजरात की सरकार पर भी भरोसा नहीं, हमें ये मामला किसी और कोर्ट में चलवाना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलो जी महाराष्ट्र कोर्ट जो है ना वो मामला आपका सुनेगा। तो फिर बिल्किस बानो का केस कहाँ चला था, महाराष्ट्र में। ऐसा केस और मामलों में भी चलते हैं, तो एग्जाम्पल में आप देने के लिए आप याद रखना, है ना। सुप्रीम कोर्ट को भारत में जितने भी अदालतें हैं उन सब के ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया वो तो सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। इसका आदेश या हुक्मनामा पूरे देश में लागू होता है। न्यायिक अधीक्षण की शक्ति से प्राप्त होती है, यानी जो हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स हैं उन लोअर कोर्ट्स का अधीक्षण सुपरविजन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट उनका सुपरविजन करता है और उनके ऊपर नियंत्रण भी रखता है। अगला, अगर आपको देखो पीडीएफ चाहिए तो आप लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, वहां पर आप जा सकते हैं। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्र बना रहे, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए कुछ प्रावधान जो है वो संविधान में किए गए हैं ताकि उनकी निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। एक तो क्या है, नियुक्ति का तरीका। तो हमने पता है नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम से। तो क्या हो गया, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसी बात को तो आधार रखकर 99th अमेंडमेंट जो होता है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो नियुक्ति का तरीका क्या है, राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे वो न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से ही करेंगे, है ना। तो सीधा उनके बिना परामर्श से ये नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हो गया, राजनीतिक का तौर पर इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगला, इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, यानी अगर एक बार कोई जज बन गया फिर सरकार उनको हटा नहीं सकती, सरकार उनको हटा नहीं सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही उनका ट्रांसफर वगैरह करना हो तो कर सकता है, ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा। और एक बार कोई न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो फिर वो उसको हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वो जो विशेष प्रक्रिया हटाने की मैंने कल बताई थी उसके अलावा, उसको उसके आधार पर ही, उसके अलावा नहीं हटाया जा सकता, है ना। चाहे फिर उसके ऊपर कैसा भी केस लग जाए, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई हटाने का प्रावधान ही नहीं बताया गया। जैसे एक जज थे पहले, नाम तो मैं उनका भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा अभी। मान लीजिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट वाला जो मामला था, दिल्ली हाईकोर्ट में जो जज थे उन जज के पास में बहुत सारे पैसे मिले घर पे, तो कायदे से तो इनके ऊपर केस होना चाहिए, और अगर नॉर्मल ये किसी सरकारी जॉब में होते तो इनको हटा दिया जाता। बट इनको दिल्ली हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, वो संसद से पास करवानी पड़ेगी, जो सेम प्रक्रिया पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी। तो अब इनको हटाया ऐसा नहीं जा सकता, तो अब इनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया था, समझे ना आप।
तो इनके ऊपर मान लीजिए उनको जेल भी हो जाए, वो जेल काट के आएंगे और फिर आके न्यायाधीश बन जाएंगे, जब तक उन्हें संसद के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया है। तो इनको कार्यालय की कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है ताकि ये मतलब निष्पक्ष होकर काम कर सके, बिना डरे काम कर सके, ताकि सरकार के विरुद्ध भी कोई निर्णय देना हो तो ऐसा नहीं कि सरकार हमें हटा देगी, इस डर में ये काम ना करे, इसलिए इनको ये अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। अगला, निश्चित सेवा शर्तें इनको दी गई है। सेवा शर्तें का मतलब क्या होगा, एक बार इनको अगर नियुक्त कर दिया तो जो इनकी सेवा शर्तें थी उन सेवा शर्तों में फिर बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए इनका वेतन था 60,000, तो फिर 60,000 वेतन को कम नहीं किया जा सकता, हालांकि 70,000 किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप 50,000 कर सकते। ऐसा था कि इनको एक बंगला मिलेगा, एक कार मिलेगी, तो फिर कह रहे कि नहीं बंगला कार नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो अहित कर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगला, समेकित निधि पर भारित व्यय होते हैं, यानी इनका जो भी पेंशन होगा, इनका जो भी भत्ता होगा, इनका जो भी पेंशन भत्ता होता है वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट की माफ कीजिएगा, संचित निधि जो होती है ना, भारत की संचित निधि, उस पर भारित होता है। ये मैं संसद वाले लेक्चर में अच्छे से बताती हूँ, संचित निधि से किए गए व्यय और संचित निधि पर भारित व्यय में क्या अंतर होता है। भारित व्यय वो वाले होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं होती है ना, तो इनको जितना मिलना उतना मिलना ही होता है। अगला, संसदीय हस्तक्षेप पर भी रोक लगाई गई है, यानी संसद इनके न्यायाधीशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो किसी न्यायाधीश के आचरण के ऊपर चर्चा भी नहीं कर सकती जब तक कि महाभियोग का प्रस्ताव विचाराधीन ना हो, यानी कि न्यायाधीश को हटाने का विचाराधीन ना हो प्रस्ताव, तब तक उनकी चर्चा नहीं की जा सकती उनके आचरण पर भी, है ना। अगला, सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, भारत की किसी भी अदालत में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, है ना। ताकि अगर वो फिर प्रैक्टिस कर सकता तो फिर वो क्या करेगा, सरकार के साथ मिलकर काम करेगा ताकि कल को उसे और कहीं पर अपॉइंटमेंट मिल जाए, है ना। हालांकि फिर भी ऐसा होता है, इस अपॉइंटमेंट में प्रैक्टिस वाले में जो है वो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सांसद नहीं बन सकते, है ना। तो अपने एक सांसद थे रंजन गोगोई, सॉरी सीजीआई, है ना। अब कहना नहीं चाहिए बट हम तो पढ़ रहे डिस्कस करने के लिए हैं। इन्होंने अपने आचरण को इस तरीके का बनाया जिनके वजह से इनके ऊपर लांछन लगा। इन ये रिटायर होते ही ये सांसद बन जाते हैं, नाम निर्देशित सांसद बना दिया जाता है जो करंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इनको। तो ये एक गलत इन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है, इसकी वजह से इनके ऊपर ये भी लगेगा कि आपने सरकार के लिए काम किया था, इसलिए सरकार ने आपको रिवॉर्ड दे दिया सांसद बनाकर। और जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही होगी, है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी रेस्ट मामला है, क्या कर सकते हैं। चलो, अवमानना के लिए इन्हें दंड देने का अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना करे तो उसका दंड ये दे सकते हैं, ये भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है ना। जैसे, और जैसे कि इसमें ये होता है ना, इनके कार्य निर्णयों की किसी के द्वारा आलोचना या विरोध नहीं किया जा सकता। हालांकि निर्दोष आलोचना की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कर रहा है तो फिर उसके ऊपर निर्दोष उसकी आलोचना तो की जा सकती है, भाई हाँ जी ये वाली बात तो गलत है, सुप्रीम यानी संविधान के अनुसार ही गलत हो तो वो तो किया जा सकता है ना। अगला, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, सरकार नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट में जो भी काम करते हैं उनकी। तो यहाँ पर भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी नियुक्ति सरकार नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय ही करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करता है। ये भी तो स्वतंत्रता है ना, ताकि कर्मचारी भी उसके निष्पक्ष होकर काम कर सके। अगला, अधिकार क्षेत्र का संरक्षण इसके पास में है, यानी संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकती, हालांकि संसद बढ़ा सकती है बट कम नहीं कर सकती है। तो ये संरक्षण इसके पास, ये जो है इसकी निष्पक्षता से संबंधित कुछ प्रावधान है। तो निष्पक्षता से संबंधित कुछ मेंस में क्वेश्चन बने तो भी आप ये लिख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तुलना कुछ की गई है, थोड़े से देख लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है इंडिया में वो संघीय मामलों तक ही सीमित होता है, बस अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो संघीय मामलों के साथ साथ नौसेना और समुद्री गतिविधियों से संबंधित मामले उनको भी कवर करता है। अपने यहाँ सैन्य मामले नहीं देखता ना, बताया था मैंने, सैन्य मामले नहीं देखता, सैन्य मामले मार्शल कोर्ट देखता है, बस अमेरिका का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार वो संवैधानिक मामलों में, सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों को कवर करता है। बट यहाँ पर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसमें केवल संवैधानिक मामलों में ही अपीलीय क्षेत्राधिकार है और उन मामलों में नहीं है। अगला, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण हो उसके फैसले के खिलाफ अपील यहाँ पर की जा सकती है, विशेष अनुमति याचिका भी यहाँ पर होती है, बट ऐसी कोई शक्ति जो है अमेरिका के कोर्ट के पास नहीं होती है। अगला, इसका क्षेत्राधिकार सलाहकारी होता है 143 में,
परंतु अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास में तो क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार होता ही नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है ना। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद आर्टिकल 13 के तहत जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो थोड़ी सी सीमित है, बट अमेरिका के कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये शक्ति थोड़ी सी विस्तृत है, व्यापक है। कैसे है? इंडिया में सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है। यानी अगर कोई विधि किसी मामले से संबंधित नहीं है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर विधि ही कोई मामला है, यानी विधि बनाकर किसी की जान ली जा रही है, विधि बनाकर किसी की संपत्ति ली जा रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहता है कि चलो जी भाई विधि कानून के अनुसार है, और कानून अगर सही है तो फिर ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका को वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। यानी कि वो टेक्निकल आधार पर भी किसी मामले को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। जैसे इंडिया में 370 धारा हटाई गई, तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानून सम्मत है, क्योंकि सरकार जो संसद है वो ऐसा ला सकती है, संसद के पास ऐसा अधिकार है और संसद ने ऐसा ले आया है ना, टेक्निकलिटीज में नहीं गया। मगर अमेरिका का हाईकोर्ट होता तो इस 370 को स्ट्रक डाउन कर देता कि नहीं आप नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जिस टेक्निकलिटीज का पालन किया गया था वो गलत किया गया था, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकता था, तो ऐसा उसके पास ज्यादा अधिकार होता। अगला, संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार की शक्तियों को विस्तारित किया जा सकता है, मगर अमेरिका के संविधान के द्वारा शक्तियां जो है वो, जो संविधान की शक्तियां वहीं तक सीमित है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, वो इसकी क्षेत्राधिकार को उसको बढ़ा नहीं सकती। अगला, एकीकृत न्यायिक प्रणाली को इंडिया में अपनाया गया है, यानी कि जो है यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, और फिर नीचे जो है वो लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्टेट्स जो होते हैं वो स्टेट्स का अलग सुप्रीम कोर्ट होता है, और फेडरल जो है सुप्रीम कोर्ट है वो अलग आता है। फेडरल वाला फेडरल देखता है, और जो स्टेट वाला मामला है वो स्टेट ही देखता है, और दूसरा वो नहीं देखता है। ठीक है, ये पूरा निष्कर्ष हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पूरा हमने देख लिया। न्यायालय की अवमानना से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अवमानना से तात्पर्य ये हो गया कि किसी ऐसे कार्य या चूक से है जो किसी तरह से अदालत के कामकाज में बाधा पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है 1971 में एक एक्ट लाया गया था, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम। इसके द्वारा जो है अवमानना जो है उसको विनियमित किया जाता है, और अवमानना जो है वो अदालतों की इस एक्ट के अनुसार, एक्ट याद रखना, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 एक्ट के अनुसार 2 तरह की अवमानना होती है, एक सिविल अवमानना, एक होती है आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना का मतलब हो गया कि न्यायालय के किसी भी निर्णय को का या आदेश हो या रिट हो या उसकी जानबूझकर अवज्ञा कर लेंगे, हम नहीं मानते आपके को जजमेंट को। ठीक है, अगला, न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना, ये सिविल अवमानना है। ठीक है ना, कि हम जो है वो इस तारीख को आएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उपस्थित ना हो, तो ये सिविल अवमानना। अगला, आपराधिक अवमानना में ये हो गया कि ऐसा कोई मामले का प्रकाशन करना जो न्यायालय के अधिकार को बदनाम करता है या न्यायालय की कार्रवाई है उसको उसमें बाधा पहुंचाता है, तो ऐसे मामलों को आपराधिक अवमानना कहा जाता है। ठीक है, ये सारे आगे इसमें। अब जो है वो है PYQs। मैं कुछ PYQs आपको डिस्कस करा देता हूँ, मतलब 2020 के आसपास तक के PYQs आपको एक बार इसमें डिस्कस करा देता हूँ, बाकी PDF में है, आप खुद देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है UPSC मेंस 2020 का। अच्छा, मेंस का क्वेश्चन तो आप खुद देख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है, और ये एक अचीवमेंट है। तो हाँ, इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें लिखना क्या है, इसमें यही लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस सुनाए, है ना। तो जैसे लिविंग एंटिटी, ये वाला केस आ गया, है ना। एक MC मेहता केस, इसको आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। फिर इसमें आता है पॉल्यूशन वाला केस जो है, NGT वाला मामला आ गया, उसमें से संबंधित मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट वो देखता रहता है। दिल्ली में पॉल्यूशन से संबंधित मामला देखता रहता है। पटाखों पर बैन वाला मामला देखता रहता है, ये सब देखता है। तो ये क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड ही तो है। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, आप ये खुद देख लीजिएगा, मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 2021 का क्या क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई भी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। तो कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकते हैं प्राइवेट राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद में। ठीक है, अगला, ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो हाई कोर्ट जो है उनके पास जो है वो रिव्यू करने के अधिकार है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करता है ना। ये दोनों मामले, तो दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो, पहला जो है वो तो
सही है। वैसे अगर देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है तो वही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, मतलब दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अच्छा, यूपीएससी ने इसको जो है सही माना था कि हाई कोर्ट इन इंडिया है, इसको गलत माना था। पहला तो सही है। दूसरा है कि हाई कोर्ट जो है उनके पास में भी सेम अधिकार होते हैं, है ना, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अपने ही निर्णयों को रिव्यू करने का, ऐसा सेम इसके पास अधिकार होता है। हालांकि देखो, हाई कोर्ट भी अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, बात ठीक है, पर पता नहीं यूपीएससी ने क्यों इसे गलत माना। यूपीएससी ने ऐसा माना कि सेम अधिकार नहीं है, थोड़े से अलग अधिकार है, इस आधार पर गलत माना। पर कायदे में देखा जाए तो ये सही होना चाहिए था। ठीक है, अगला 2019 का क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। मैंने बताया था 99th एनजेएसी वाला मामला, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, है ना, तो इसमें आएगा ओनली 2। ये मामला जो है ये ऐसा 42nd फोर्थ नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट शायद था, या इससे पहले कुछ अमेंडमेंट्स थे। ठीक है ना। अगला 2024 का क्वेश्चन क्या है, एरिट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन यानी निषेध, रिट है, मैंने 5 प्रकार की रिट आपको बताई थी, है ना। तो निषेध क्या है, ए गवर्नमेंट ऑफिस प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन, क्या है ना, कोई गवर्नमेंट कार्यालय है वो कोई काम करने से रोक रहा है, तो क्या प्रोहिबिशन जारी करेंगे? नहीं, तब तो परमादेश जारी करते हैं। ठीक है ना। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोहिबिशन, ऐसा कुछ नहीं है। लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। अगला, द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर कोर्ट जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप जो है कोई मामला नहीं देखेंगे, आप रुक जाओ, ऐसा मामला इसमें किया जाता है ना, निषेध में। और उत्प्रेषण में क्या किया जाता है कि भैया आपसे तो नहीं हो रहा, रुक जाओ, आप हम हमें भेज दो, सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को देखता है, ये उत्प्रेषण में होता है। तो इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, अगला है 2022 का। देखो ऐसा कुछ कुछ आ जाता है ना। पुरुषांत टू द रिपोर्ट ऑफ एच एम सान्याल कमेटी टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बाद पास, है ना। तो परसुएंट, तो एच एम सान्याल कमेटी के बाद में हाई कोर्ट का जो अवमानना अधिनियम है वो पास किया गया था। अभी मैंने बताया, अभी अभी बताया 1971 वाला। इसके अनुसार 2 तरीके की अवमानना होती है, ठीक है, इसके अनुसार दंड देते हैं, है ना। ठीक है, मानो कि हमें नहीं बता, रियल एग्जाम में हमें नहीं बता। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। नेक्स्ट, अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज को डिफाइन नहीं करता, आपको ये याद रखना है, तो ये गलत है। एलिमिनेशन मेथड से भी तो कर सकते हैं ना, तो ये गलत है, नहीं, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, तभी तो ये एक्ट लाया गया था मानना के लिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इनको डिफाइन करता तो ये एक्ट क्यों लाते, है ना। तो 3 तो गलत है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये तो गए। ठीक है ना। अब ए और बी में से आंसर होना चाहिए। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, तभी तो पार्लियामेंट ने ये वाला एक्ट बना दिया। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाता है, बी 1, 2 एंड 4, चाहे आपको एक पता भी नहीं था, है ना। अगला, विद रेफरेंस टू द रिट्स इश्यूड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो रिट से क्वेश्चन आते हैं। मेंडामेंस, मेंडामेंस मतलब होता है परमादेश। परमादेश, परमादेश विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। हाँ, तो मेंडामेस जो है यानी परमादेश जो है वो निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लाया जाएगा, निजी एंटिटी के संगठन के खिलाफ नहीं लाया जाएगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं दे दिया जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला, परमादेश विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, यानी अगर कोई कंपनी सरकारी कंपनी है तो भी परमादेश उसके खिलाफ लागू नहीं होगा। गलत बात है भाई, सरकारी होगा तभी तो सरकारी हो जाएगा, फिर उसको लागू होगा। ठीक है, अगला, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए petitioner टू मूव द कोर्ट टू obtain द रिट ऑफ quo अधिकार प्रच्छा, मैंने बताया था। बाकी जो 4 रिट्स हैं उनमें जिनका अधिकारों का हनन हुआ वही जा सकते हैं, मगर अधिकार प्रच्छा में कोई भी पब्लिक माइंडेड आदमी जा सकता है कि जी ये आदमी यहाँ बैठा है, किस अधिकार से बैठा आप बताओ, है ना, ऐसा कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, 2 वाला इसमें गलत है। अगला, with reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. हालांकि मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में भी कहीं नहीं है ना, कोई पढ़ाता भी नहीं है इन सब चीज़ों को, पता नहीं कहाँ से यूपीएससी पूछ लेती है कोई, है ना।
तो ये एक बात गलत है। वैसे जो कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं उनको भी एज ए लॉयर रिकग्नाइज किया जाता है। बाई क्या तो मैं आपको बता दूं। अगला, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकग्निशन इन लॉ कॉलेज। बिल्कुल सही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा अधिकार है। अब आप आगे से क्या करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं, और इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं 2021 2004-5 तक के शायद क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार, पीपीटी में आपको दे दूंगा। सारे क्वेश्चन डिस्कस कराना आसान नहीं होगा, है ना, टाइम भी नहीं है। वही सेम बात मैंने जो, जैसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैंने उसका आंसर आपको दे रखा है, और नहीं तो एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने, जो टफ थोड़े से हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप देख लीजिएगा। भाई सेम चीज़ आप 10 मिनट में कर सकते हो, तो 20 मिनट का वीडियो क्यों बनाया जाए, ठीक है। 2010 से 1996 का, 2009 के क्वेश्चन तक मैं आपको लेके आऊँ, 2006 का क्वेश्चन है ना, 2006 के क्वेश्चन तक मैं आपको लेके आऊँ, 5 का क्वेश्चन देखिए आप, है ना, 2003 का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, 2002 का क्वेश्चन भी है, 2001 का क्वेश्चन भी है, 2001 तक के क्वेश्चन, 97 का क्वेश्चन तक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये PYQs आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि हाँ हमें और किस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और मैं आपको बता दूँ, PYQs आर द नॉर्थ स्टार, ये हंसा सबके कहा हुआ एक कोट है। PYQs आर द नॉर्थ स्टार, ये PYQs ही आपको डायरेक्शन दिखाएंगे इस यूपीएससी के अंधेरे सफर में, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। बस तो आज का लेक्चर हम यही कर लेते हैं समाप्त। इस लेक्चर की अगर PDF चाहिए तो आप जाएंगे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।